सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज विज्ञान का टॉपिक गति मतलब मोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान और विज्ञान में जो हमारा टॉपिक है आज वो है गति, मोशन। अब गति क्या है? किसी वस्तु को गति की अवस्था में तब कहा जाता है जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। क्या हो? परिवर्तन हो। अब यहाँ पर किसी वस्तु की गति की अवस्था में तब कहा जाएगा, किसी भी वस्तु को वो गति में है, मोशन में, ये तब कहा जाएगा जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। शर्त यह है कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, ये पहली शर्त है, तभी माना जाएगा कि वो गति में है। अन्यथा वो तो विराम अवस्था में हो जाएगी अगर उसी स्थान पर रहेगी तो। दूसरा, अगर ये भी कहा जाए वास्तव में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विश्राम, इसका मतलब है एब्सोल्यूट रेस्ट की अवस्था में नहीं है। आप प्रकृति में देखते हैं तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो रेस्ट की पोजीशन में हो। सारी चीज़ें चल रही। पृथ्वी पर हम ही खड़े हुए हैं मान लीजिए, तो लग रहा है कि हम विराम स्थिति में, लेकिन पृथ्वी तो मोशन में है। तो वास्तव में कोई भी वस्तु निरपेक्ष विश्राम की अवस्था में नहीं है। तो अब ये चीज़ हमने समझी कि भाई गति होती क्या है। गति होती क्या है? जब किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में जब परिवर्तन देखते हैं तब पता चलता है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में समझें। अगर हम ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं है। हकीकत क्या है कि पेड़ तो अपनी स्थिर पोजीशन में है, चल तो ट्रेन रही है, मतलब ट्रेन में हम बैठे हैं तो हम मोशन में हैं। तो अगर हम तुलना करते हैं पेड़ के सापेक्ष तो हमारी स्थिति क्या है? मोशन में, यानी ट्रेन गति में है। आगे विरामावस्था क्या, या इसको ऐसे कह दीजिएगा विराम अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन न हो तो वह वस्तु विरामावस्था में होती है।
हम सीख रहे हैं ब्राह्मावस्था क्या है। ब्राह्मावस्था या ब्राह्मावस्था, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो तो वह वस्तु ब्राह्मावस्था में है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, कमरे में मेज पर रखी पुस्तक, अब ये क्या है, पुस्तक ब्राह्मावस्था में है। पुस्तक कैसी अवस्था में है, ब्राह्मावस्था में। पहला एग्जाम्पल समझे। दूसरा समझते हैं, पृथ्वी पर खड़ा पेड़, यह भी ब्राह्मावस्था में है। तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बिजली का खंबा, यह भी ब्राह्मावस्था में। तो तीनों चीजें मैंने ये 3 एग्जाम्पल देखे और तीनों ही क्या बता रहे हैं, ब्राह्मावस्था में, क्योंकि समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, ब्राह्मावस्था। वेग समझा, ब्राह्म अवस्था समझा। अब इसके आगे गति के प्रकार। गति के प्रकार कितने, वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन कुछ प्रमुख यहाँ बात करते हैं हम। रेखीय गति, दूसरा एक समान गति, तीसरा असमान गति, और 4th नंबर पर प्रक्षेप्य गति, और 5th नंबर पर घूर्णन गति, 6 दोलन गति, दोलन गति। रेखीय गति क्या है, एक सीधी सरल रेखा में चल रहा है कोई वस्तु, सीधी सरल रेखा में कोई वस्तु चल रही है, क्या कहलाएगी, रेखीय गति। एक समान गति का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु या वाहन पहले घंटा में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटा में 20 किलोमीटर, तीसरे घंटा में भी 20 किलोमीटर चल रहा है, तो क्या है, ये समान गति हो गई। असमान गति का मतलब क्या है कि पहले घंटा में 20, दूसरे में 15, तीसरे में 18 चला हो मान लो, तो ये क्या हो गई, असमान गति हो गई। प्रक्षेप गति, जब हम 45 डिग्री से कोई चीज़ फेंकते हैं तो ये क्या कहलाती है, प्रक्षेप गति। जैसे बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में तो ये फेंकते हैं 45 डिग्री से, या कम हो सकता है, 60 हो सकता है, या 30 हो सकता है, भाला भी फेंकते हैं, ये प्रक्षेप गति। घूर्णन गति, घूर्णन का मतलब क्या हुआ, अपने अक्ष पर घूमना। घूर्णन का मतलब क्या है, वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना। जैसे घरों में सीलिंग फैन है, वो अपनी जगह पर घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, घूर्णन गति। दोलन गति क्या होती है, मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करना। मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करना क्या कहलाएगा, दोलन गति। थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझो, ये पोजीशन, ये घड़ी इधर से इधर, इधर से इधर चल रहा है, तो क्या कहलाएगा, ये दोलन गति। जैसे पेंडुलम की घड़ियां होती हैं, वो इधर से इधर, इधर से उधर, या झूला भी कह सकते हैं, ये क्या है, दोलन गति का उदाहरण। आगे गति के प्रकार में देखते हैं। अब देखते हैं अदिश और सदिश राशियां। अदिश
एवं सदिश राशियां, ये क्या होते हैं इनको समझना है। तो सबसे पहले समझते हैं अदिश। अदिश राशियां ये क्या होती हैं? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम की, दिशा की नहीं, अदिश राशि कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक से समझें, अदिश राशियां क्या है? जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लंबाई, दूरी, समय, क्षेत्रफल, द्रव्यमान, चाल, घनत्व, दाब, ऊर्जा। इसमें ये सभी क्या हैं? अदिश राशियां हैं। अदिश राशि में दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशियों में क्या है? वे भौतिक राशियां इसको सही लिखते हैं, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। वे सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो वेग भी सदिश राशि है। त्वरण, विस्थापन, बल, भार, आवेग आदि अनेक हैं राशियां। कुछ उदाहरण लिए हैं हमने, सदिश राशि और अदिश राशि। ठीक से समझना है, सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ क्या चाहिए उनको? दिशा भी चाहिए। और चूंकि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, बल लिया है मान लीजिए, तो बल्ब भी जब लगाते हैं किसी पर बल तो एक दिशा होती है, या तो आगे या पीछे डायरेक्शन होगी। तो इसलिए ये राशि कैसी है? सदिश राशि। और अगर हम कहें द्रव्यमान, तो द्रव्यमान कैसी राशि है? अदिश राशि। अब बाजार में जाते हैं कोई चीज़ खरीदने, तो हम उसे दिशा थोड़ी पूछते हैं कि 2 किलो चीनी उत्तर दिशा में तौल दो भाई हमें, नहीं, 2 किलो चीनी तौल दो, तो वो द्रव्यमान है, दिशा की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं दूरी क्या होती है। वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए
गए मार्ग की लंबाई। वस्तु या व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला, किसी समय में तय किए गए मार्ग, यहाँ तक की दूरी, सपोज कर लीजिए x किलोमीटर है, तो दूरी कितनी हो गई x किलोमीटर। दूरी लंबाई में ही नापते हैं। अब इसी के साथ विस्थापन समझें। दूरी का मतलब डिस्टेंस नापना, और किलोमीटर में नाप लो, मीटर में नाप लो, सेंटीमीटर में नाप लो, हेक्टोमीटर में नाप लो। ये तो हमें क्वेश्चन के ऊपर देखना है किस में मांग रहा है। विस्थापन क्या है? निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे विस्थापन को? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई व्यक्ति जाता है और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट तक आता है, यानी एक लैंडमार्क ये रहा, एक लैंडमार्क ये रहा। पहले व्यक्ति ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक, तो कुल विस्थापन कितना हुआ? कुल विस्थापन 0। क्यों? क्योंकि वो जहाँ से चला वहीं पर आ गया, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी। अब मान लीजिए वो ए से चला और बी पर खड़ा है, तो अब प्रारंभिक तो ये हो गया और अंतिम ये हो गया। तब इनके बीच की दूरी अगर मान लो 10 किलोमीटर दी है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। लेकिन अगर वो लौट के फिर प्रारंभिक बिंदु पर आ गया तो विस्थापन 0, क्योंकि यहाँ पर ये परिभाषा को ठीक से समझते हैं। निश्चित दिशा में वस्तु की अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी, अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। तो अब ये बात विस्थापन समझ में आ गई। अब दूरी और विस्थापन, अब यहाँ पर यह समझना है कि दूरी कैसी राशि है और विस्थापन कैसी राशि है। तो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन कैसा है? सदिश राशि है। दूरी अदिश और विस्थापन सदिश राशि हो गया। अब देखते हैं चाल। चाल किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल, वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल बराबर क्या होता है? अच्छी तरह से पढ़ते हैं। दूरी बट्टे समय, मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड, मात्रक मीटर प्रति सेकंड,
ये तो हो गई चाल। अब यहीं पर समझते हैं वेग। वेग क्या है? वेग किसे कहते हैं? वेग किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया विस्थापन। वहां पर क्या था? दूरी, और यहां पर क्या है? विस्थापन। बस इतना अंतर है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। वेग का फॉर्मूला क्या हुआ? वेग बराबर विस्थापन बट्टे समयांतराल। मात्रक तो वही होगा इसका, मीटर प्रति सेकंड। जो मात्रक चाल का है वही मात्रक वेग का है। चाल कैसी राशि है? अदिश। और वेग कैसी राशि है? सदिश, क्योंकि इसमें विस्थापन प्रयोग हो रहा है और विस्थापन हमेशा दिशा को बताता है। तो वेग समझ में आया, चाल समझ में आया। आगे देखते हैं औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। आपने समझा औसत वेग किसे कहते हैं, आपने समझा औसत चाल किसे कहते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ें आपने यहाँ पर देखी। औसत वेग, यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा हो तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब आखिर में देखते हैं त्वरण। त्वरण, इसके आगे त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और इसे ए से निरूपित करते हैं, स्मॉल ए से निरूपित करते हैं। फॉर्मूला क्या है? त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समयांतराल A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। और मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण देखा हमने। अब आगे देखते हैं इसके आगे।
अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन, एक वस्तु 15 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गतिमान है 2 सेकंड बाद वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। अब ये प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु 15 मीटर पर सेकंड के समान वेग से गतिमान है। ये वेग 2 सेकंड बाद वस्तु द्वारा चली गई दूरी पूछी है दूरी। तो वेग, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, वेग बराबर दूरी बट्टे समय, और दूरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, वेग में समय का गुणा कर देंगे। अब 15 मीटर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है और 2 सेकंड बाद तो समय 2 सेकंड, तो आप 15 में 2 का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30, क्या मात्रा क्या होगा, मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। एक सवाल आपने ये समझा, इस तरह का कोई सवाल हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल देंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरे प्रश्न की क्या दशा है। कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है तथा अगली 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करो। कार की औसत चाल ज्ञात करो। अब आपके सामने क्या सवाल है, प्रथम 30 किलोमीटर तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल ज्ञात करो, प्रश्न ही है। अब इसको निकालेंगे कैसे, समय मान लीजिए t1, तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो यहाँ पर समय पूछा, दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। दूरी हमारे सामने 30 किलोमीटर, चाल 40, तो 30 बट्टे 40 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 3/4 घंटा, ये आपका t1 निकला। और समय t2 ये कैसे निकलेगा, फॉर्मूला यही रहेगा सेम, 30/20, ये दूरी 30 और चाल 20, 0 से 0 कैंसिल, 3/2
घंटा। कुल समय कितना हो गया? T1 प्लस T2 इजिकल टू 3/4 प्लस 3/2। इसका एलसीएम आया 4, 3 प्लस 6 इजिकल टू 9/4। क्या? घंटा। ये कुल समय आ गया। अब देखते हैं कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो गई? 30 प्लस 30, यानी ये दोनों दूरियां हैं तो 60 किलोमीटर, ये कुल दूरी। अब क्या पूछा? औसत चाल। औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो यह क्या हो जाएगा? कुल दूरी, ये कुल समय हो जाएगा। तो आपकी कुल दूरी हो गई 60, कुल समय हो गया 9/4। 60 में ये ऊपर 4 चला जाएगा, 60 का गुणा 4 में होगा। अब ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 20 गुणा 4/3। अब क्या हुआ? 20 चौक 80/3, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 छिंग 18, फिर 2 बचेगा, 3 छिंग 18, ऐसे चलता चला जाएगा। तो नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं ये, तो कितना होगा? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। पूरा औसत चाल जब निकालते हैं तो दो बातें समझते हैं कि कुल तो समय पता करना है, कुल दूरी पता करना है। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बट्टे कुल समय लगा देंगे, क्योंकि इतना तो हम पूर्व में ही जान चुके हैं कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो यहाँ पर कुल दूरी और कुल समय, एक नई बात बस यही जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अब। उम्मीद है ये सवाल आ गया होगा आपकी समझ में। अब देखते हैं गति के समीकरण। अब गति के समीकरण 3। पहला क्या है? v इजिकल टू यू प्लस ए टी। दूसरा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा समीकरण बना v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये 3 सूत्र, 3 समीकरण, इस पर आधारित प्रश्नों को सरल करना और सीख लेते हैं। ये कैसे सीखे जाएंगे, कैसे हल होंगे? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि v क्या है, और v है अंतिम वेग। इस फार्मूले में ये जो v है वो क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। a क्या है? त्वरण। t समय, और s दूरी को इंगित करता है। s किसको इंगित करता है? दूरी को। तो आपके सामने सारे ये जो लेटर्स हैं उनका क्या मीनिंग है ये आपके सामने है। v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय और s दूरी। अब इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेंगे ये सवाल। पहला प्रश्न लेते हैं। एक कार का वेग 3 सेकंड में, एक कार का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड
हो जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, कार का त्वरण ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न, कार की औसत चाल ज्ञात करो। और तीसरा प्रश्न हमारा है, कार द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात करो। क्या करना है? आपके सामने 3 प्रश्न हो गए एक ही सवाल से, कि कार का त्वरण ज्ञात करो, कार की औसत चाल ज्ञात करो, और कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। अब फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले त्वरण, क्योंकि इसमें त्वरण पूछा है। v त्वरण निकालने के लिए क्या करते हैं, v माइनस u अपॉन t, क्योंकि वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो वेग, अंतिम वेग हुआ 40, प्रारंभिक वेग 100, और समय क्या है यहाँ पर 3 सेकेंड। तो 40 में से 100 घटा रहे हैं, तो इसका मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जा रही है, तो माइनस तो आना है। -60/3, 3 दूनी 6, तो क्या आया आपका -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण का जो मात्रक है वो क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज देखने को मिल रही है कि वेग जो है 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, इसका मतलब स्पीड कम होती है, तो त्वरण भी कम हुआ, तो माइनस में आ गया, -20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न ये पूछ रहे हैं, कार की औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल बराबर u प्लस v अपॉन 2। तो एक तो आपके पास 100 दिया हुआ है और v 40 दिया हुआ है, बट्टे 2, कितना हो गया 140/2 बराबर 70 मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है इसकी यूनिट, 140/2। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में कार द्वारा चली गई दूरी। अब दूरी का फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ at²। प्रारंभिक वेग कितना दिया है यहाँ पर 100, टाइम कितना दिया है 3, प्लस 1/2, एक की जगह वैल्यू कितनी रखनी है -20, और t3 का स्क्वायर कर देना है। तो 300 तो आपका यही हो गया, 2 से ये -10 हो जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा,
तो आगे आया 300 में से 90 घटाएंगे, 10 निम्मा 90 हो गया, तो आपका बचा 210 मीटर। क्योंकि दूरी पूछी है, एस मतलब दूरी। तो तीनों प्रश्न के आंसर आपके सामने हैं। 210 मीटर ये रहा, 70 मीटर प्रति सेकंड ये इसकी चाल हो गई, और ये इसका त्वरण निकाल दिया। तो एक प्रश्न से हमने 3 चीजें सॉल्व करना सीखा। आशा करते हैं कि ये समझ में आया ही होगा। आगे का सवाल देखते हैं। आगे एक गेंद विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब u = 0 तथा उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा। प्रश्न हमारे सामने ये है कि ये गेंद विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 5 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसका मतलब u = 0, तो v पूछा है इससे। क्यों 5 सेकंड बाद यानी अंतिम वेग t दिया हुआ है हमारे पास 5 सेकंड, a दिया हुआ है हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। u, v, t और a इनके बीच में जो रिलेशन है उस आधार पर ये फॉर्मूला लगा u + at, v = u + at। अंतिम वेग पूछा, प्रारंभिक वेग 0 है। a त्वरण की जगह पर 2 रखना है और t की जगह पर 5 रखना है। 0 + 10, अरे 10 में 0 जोड़ते हैं तो 10 ही तो आएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। अंतिम वेग यानी 5 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। यह प्रश्न भी क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित। एक वस्तु विरामावस्था से चलकर अपने 8वें सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करती है। एक वस्तु विरामावस्था से चलकर अपने 8वें सेकंड में 150 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा वो nवें सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। थोड़ा सा परिवर्तन है उसमें, ये देख लीजिए, u + ½ a 2n - 1, यानी जहां हम s = ut + ½ at² पढ़ रहे थे, लगभग उसी जैसा फॉर्मूला है nवें सेकंड के लिए। तो इसमें फॉर्मूला आपको ये लेना है। तो इसमें पूछा है वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए।
दूरी है 150 मीटर और चूंकि विरामावस्था से चलना शुरू करता है तो u0 और त्वरण जो दिया हुआ है ये तो पूछे ही है और n की वैल्यू दी है 8वें सेकंड -1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 जीरो का तो कोई मतलब नहीं इंटू a इंटू 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 15। 150 गुणा 2/15 यहाँ रह गया आपका a, क्योंकि 15 का इधर गुणा हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा बराबर के, इधर 2 का भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा। 15 धाई 150, 10 दूनी 20, यानी a बराबर कितना आया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक जरूर याद रखना है, चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड और त्वरण का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये वाला भी प्रश्न आपने हल करना सीखा। इस तरह से हमने आज गति से संबंधित विज्ञान में प्रश्नों को हल करना सीखा और उनके कुछ मुख्य तथ्य सीखे। अब विज्ञान के क्रम में आगे इसी तरह से हम आपको परीक्षा उपयोगी चीज़ें लगातार कराते रहेंगे। यदि आज का वीडियो आपको लगा हो कि कुछ ज्ञानवर्धक है तो मुझसे जुड़ने के लिए बस एक ही माध्यम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंचेगी। पसंद आए तो लाइक भी करिए और इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए। रोज़ाना आपको नए नए सब्जेक्ट परीक्षा उपयोगी मटेरियल मिलता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं फिर किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।